नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी बंगाल के सियासी दंगल की। बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े हैं। 93% वोट। बंगाल के इतिहास में सालों साल के बाद ये घटना घटी है। पश्चिम बंगाल की जनता ने किसके लिए सत्ता के दरवाजे खोले, ये तो 4 मई को ही क्लियर होगा। अब दूसरी फेज की लड़ाई पर सभी का फोकस है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी। सेकेंड फेज में टीएमसी मजबूत नजर आती है। ऐसा 2021 के आंकड़ों में भी साफ होता है। पिछली बार टीएमसी ने 142 सीटों में से 123 सीट अपने नाम की, लेकिन फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी का जोश एकदम से हाई है। बीजेपी इसे बदलाव का संकेत बता रही है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा हो रहा है। सेकेंड फेज के लिए बीजेपी की सुपर हिट मोदी शाह की जोड़ी बंगाल में जॉइंट ऑपरेशन में जुटी है। अगर पहले फेज में बीजेपी 100 सीट लाने में भी कामयाब हो जाती है, हम ये 100 सीट इसलिए कह रहे हैं, बीजेपी का आंकड़ा तो 110 का है। अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 110 का नंबर उन्होंने गिनाया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 100 सीट का आंकड़ा भी छूने में कामयाब हो जाती है तो ममता बनर्जी के लिए जीत का चौका लगाना मुश्किल हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे राउंड में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री खुद संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टीएमसी के गढ़ में 2 चुनावी रैलियां की। पहली रैली उन्होंने नॉर्थ 24 परगना में दमदम में की। यहां से पीएम मोदी ने जिले के 33 विधानसभा सीटों को कवर किया। ये वो सीटें हैं जो 2021 में टीएमसी ने 33 में से 28 सीटों पर कब्जा करके यहां पर अपनी धाक जमाई थी। बीजेपी ने यहां पे मात्र 5 सीटें जीती थी। मोदी की दूसरी रैली साउथ 24 परगना के जाधवपुर में हुई, जहां 31 सीटें हैं। साउथ 24 परगना में 2021 में टीएमसी ने 31 में से 30 सीटें जीती और बची हुई 1 सीट आईएसएफ के खाते में गई। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। इसलिए जाधवपुर, दमदम, इन 2 जगहों में रैलियां करके 33 और 31 यानी कि 60 से ऊपर सीटें, 64 सीटों को क्या बीजेपी अपने खाते में जोड़ पाएगी? सवाल ये। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जिलों में रैली कर ममता बनर्जी को सीधा चैलेंज किया। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी रैलियां करने से पहले ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में सुबह सुबह सैर पर निकले। प्रधानमंत्री हुगली नदी के किनारे लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। वहां पर मौजूद नाविकों से उन्होंने मुलाकात की, नाव की सवारी की, हुगली नदी के किनारे लंबा वक्त बिताया। पीएम मोदी ने प्रिंसेप घाट से नौका विहार किया। उन्होंने अपने हाथ में डीएसएलआर कैमरा लेकर हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु की बहुत सारी तस्वीरें भी खींची। नाव पर बैठकर पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने हुगली की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हर बंगाली के मन में गंगा के लिए विशेष स्थान है। आप कह सकते हैं कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। प्रधानमंत्री मोदी हुगली नदी के किनारे जिन लोगों से मिले, उनका क्या कहना है, आइए उनकी बात आपको सुनाते हैं। आए वो एक हठात पहुंच गए, नमस्कार हुआ, हाल चाल पूछे हम लोगों से, फिर नौका घूमे, घूम टहल के फिर चले गए। क्या बातचीत की आप लोगों से? बातचीत बस यही पूछे आप लोग ठीक ठाक हैं? हम बोले हाँ ठीक हैं। कितने बजे आए हुए थे? करीब यही 6 साढ़े 6 बजे करीब। अच्छा, अचानक से? अचानक से। तो अचानक से प्रधानमंत्री को सामने देखते हुए आप लोग का क्या मतलब, हाँ, क्या फीलिंग्स हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे हम लोग भी हो गए कि अचानक कैसे यहाँ पे कोई कुछ नहीं और एकदम हठात पहुँच गए। तो क्या देखे, क्या क्या किए यहाँ पर आके? कुछ नहीं, बस ऐसे नौका घूमे, सब हाल चाल जाने, देखे, टहले, बस चले गए। तो गंगा में भी वो हाँ, समय तक रहे? काफी समय, करीब आधा घंटा रहे। क्या देखे आप? प्रधानमंत्री अचानक से आए? अचानक से मैं यहीं बैठा हूँ तो देखो सर कि मतलब गाड़ी रुकी और वो उस लोहे को फांद करके इधर आए और उसके बाद वॉक करने लगे। हम लोग देखे, मैं शौक हो गए भाई हमारे प्रधानमंत्री है, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं भाई, उनको देखे हैं, कभी देखे नहीं थे, समझे ना। उसके बाद वो थोड़ा वॉक किए, वॉक करने के बाद फिर नाव का विहार किए। नाव का विहार करने के बाद आधा घंटा मोर दिन रहे होंगे, उसके बाद फिर वापस चले गए। क्या बातचीत हुआ कुछ? नहीं सर, हम लोगों को बात नमस्कार हुआ बस। बोले सर नमस्कार, कैसे हैं आप? वो बोले हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आए जब वॉक करने के लिए तो हम लोग बोला गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। बोलता मैं आता हूँ वॉक करके तो बात करता हूँ। तो उधर से किया, आगे से वॉक करके आने के बाद में फिर उसने बोट में किया, बोट से घूम आके हमने सर कैसे है सर? बोला मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो? हमने हाँ ठीक है सर। तो बोला ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी मिलूंगा, बात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निकलता हूँ, मेरे को जाना है। बस इतने सारा बात हुआ, होने के बाद में चले गए।
अब देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन भी लोगों से बात की उनके मन में तो हमेशा के लिए एक छाप छोड़ दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। इलेक्शन कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राउंड 2 के लिए पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी पूरी ताकत के साथ लगातार पश्चिम बंगाल में ठिया गाड़ के बैठे हैं। संगठन पर शाह की पूरी नजर है। शाह बंगाल में ही मौजूद हैं और लोकल बीजेपी लीडर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने पहले फेज में बम्पर वोटिंग को बीजेपी के फेवर में बताया और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी के बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल से बाहर से बंगाल को कंट्रोल करने के नैरेटिव का भी जवाब दिया। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, उनका कॉन्फिडेंस सुना। उन्होंने कहा कि दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है, भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, आप भी इस वक्त कोलकाता में ही मौजूद हैं और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की उन्होंने। और बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है देवेंद्र, वो तो देखने लायक है। वो ये कह रहे हैं दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है और 110 सीट का दावा अमित शाह कर रहे हैं। और मीनाक्षी, आमतौर पर आप देखें तो चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान राजनीतिक दल जरूर ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है, लेकिन जो फर्क नजर आता है वो ये कि क्या अंदर खाने भी पार्टी का पूरा सिस्टम, पार्टी के अन्य नेता और पार्टी के वो नेता खुद जो कि दावा कर रहे हैं वो ये महसूस करते हैं। पहले फेज के वोटिंग के बाद अगर बीजेपी के आप रैंक एंड फाइल में बात करें तो हर नेता उस कॉन्फिडेंस को दिखाता नजर आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस उनकी बातचीत में दिख रहा है कि कहीं कोई अब भ्रम नहीं रह गया। वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है और बीजेपी पहले फेज में 100, 105, 110 इस तरह की सीटों को लेकर जाएगी या इससे भी ज्यादा हो सकती है। जैसे ये भी कहा नेताओं ने कि कुछ ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये हम लोग अपना मिनिमम मान के चल रहे हैं, ये नंबर हमारे इससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो ये बता रहे हैं वो ये कि परिवर्तन की जो बयार है वो इस बार पश्चिम बंगाल में खूब बही है। ये किसी रीजन सेंट्रिक नहीं है, ये किसी जेंडर सेंट्रिक नहीं है, किसी एज सेंट्रिक नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ बंगाल हो या साउथ बंगाल हो या इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो नॉर्थ बंगाल में ऑलरेडी इलेक्शन हो गया, साउथ बंगाल में आगे होने वाला है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि ये परिवर्तन के बयार बहुत ज्यादा बही है। और ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों के भीतर जो ये चेंज करने का भाव था कि अब इनको मुख्यमंत्री से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो उन लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, उसके चलते ये कॉन्फिडेंस उनको नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें मीनाक्षी, तो ये बात सिर्फ दावे के लिहाज से नहीं है। 110 बीजेपी एकदम अंदर खाने मानकर चल रही है कि उसके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप रहे देवेंद्र हमारे साथ, अमिताभ जी भी क्योंकि इस वक्त वो भी कोलकाता में ही मौजूद हैं, सब कोलकाता ही पहुंच गए हैं। अमिताभ जी अब ये बताएं, अगर जो दावा गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 110 से भी पार जा सकती है,
तब तो फिर ये लहर वाला चुनाव हो गया। अगर ये लहर वाला चुनाव है तो फिर ये लहर केवल फर्स्ट फेज तक सीमित नहीं रहेगी, ये हॉरिजॉन्टली रीजन वाइज फिर सेकंड फेज तक भी ऐसे ही बहेगी। देखिए 152 सीटें हैं और 152 सीटों में आप अराउंड 49 सीट्स जो हैं वो मालदा एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में आते हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो अगर उन सीटों को हटा दिया जाए तो 103 सीटें बचती हैं। करेक्ट। अब जिस तरह से 75 to 80% मुस्लिम समाज का कंसोलिडेशन टीएमसी के फेवर में 2021 के चुनाव में हुआ है, अगर उसके इतर ही यानी उसके जैसा ही यानी लगभग 65 to 70% हिंदू समाज का कंसोलिडेशन बीजेपी के फेवर में इस पूरे क्षेत्र में हो जाता है, जो कि अभी लगभग 50% के ही करीब है, तो ये आंकड़ा जो है वो संभव है थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली। जो मुस्लिम समाज इन्फ्लुएंस सीट्स हैं उसको हटा दिया जाए तो जलपाईगुड़ी, मेदिनीपुर और बर्धमान, इन सभी सीटों पर, इन सभी जोन्स के सीटों पर हिंदू समाज की आबादी ज्यादा है मुस्लिम समाज से, और अगर सिग्निफिकेंट काउंटर कंसोलिडेशन होता है तो थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली पॉसिबल है। राशिद जी, पॉसिबल है 103 तो नंबर्स के हिसाब से ही अमिताभ जी ने बता दिया कि अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है जो अभी तक 50% पे था, अगर वो 65 से 70% तक गया तब तो ये लहर वाला चुनाव हो गया। जी मीनाक्षी, देखिए हम कई दिनों से इस बारे में इस चर्चा में करते हैं और हमेशा ये एक बिंदु रहता है कि क्या ये जो बहुसंख्यक समाज का जो वोट है ये कितने प्रतिशत किसकी तरफ जाएगा। जैसा अमिताभ जी कह रहे हैं कि 50% भाजपा को था, अगर वो 70% हो गया तो मैं भी बिल्कुल कहूंगा कि एक वेव इलेक्शन होगा, भाजपा का एक पूरा एक तरीके की सुनामी आ जाएगी, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। लेकिन देखिए हमें मीनाक्षी, जब चुनाव वहां चल रहे हैं तो एक चीज जो होती है, हमें ख्वाहिश को ना खबर का रंग नहीं देना चाहिए। राजनीतिक दल हमेशा जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव कोशिश करते हैं, राजनीतिक रूप से प्रयास करते हैं कि उनको लगे। मीनाक्षी, हमने सबने देखा, सुना और समझा कि कैसे 2024 का जब लोकसभा चुनाव आ रहा था तो 400 पार की बात हुई थी और उसका पूरा बिल्डअप हुआ था, और उस बिल्डअप के बाद में नतीजा क्या हुआ, 240। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अभी यथार्थ के धरातल पे चुनाव को देखना चाहिए, किसी राय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो वोटिंग की बात हो रही है उसमें भी बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, जो इतनी वोटिंग का, क्योंकि उसमें नंबर मतलब जो एब्सोल्यूट नंबर है वो उतने ही रहे और इस वजह से वोटिंग परसेंटेज बाहर आ गया। दूसरी बात, एग्रीगेट अभी जो सेकंड फेज का देखिए, होगा, मुझे जैसा ये इलेक्शन दिखाई दे रहा है, जो मैं आप वरिष्ठों से सुन पा रही हूँ, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट दे रहे हैं, उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जिस भी तरफ ये वेव जा रही है, चाहे बीजेपी या टीएमसी, एक तो वेव वाला चुनाव दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये कि कोर वोटर दोनों ही पार्टी का खुलकर बाहर निकला है और बिना डर के बाहर निकला है। और अगर बिना डर के ये वोटिंग हुई है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो 110% परिवर्तन है, जो बात अमित शाह कह रहे हैं, या फिर जो ममता बनर्जी का दावा है वो ठीक है। तो इसलिए अब हम बात सेकंड फेज की कर लेते हैं। सेकंड फेज में बंगाल की लड़ाई बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। फिर अब बड़ी स्क्रीन पर आप आइए, जो भी दूसरे चरण की बाजी जीतेगा सीएम की कुर्सी तक उसका पहुंचना तय हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का तो चुनाव हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब बात दूसरे चरण की 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर परसेंटेज में सीट शेयर भी आप देखेंगे तो 12.67% बीजेपी का। वहीं टीएमसी का इसके अनुपात में आप देखेंगे बहुत बड़ा लार्ज चंक है, 86.61% का है। यानी टीएमसी का सेकेंड फेज में अपर हैंड दिखाई दे रहा है, वो सिक्योर दिखाई दे रही है। अगर टीएमसी अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख पाती है तो बीजेपी के लिए ये फेज बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अगला आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं। सेकंड फेज में अगर रीजन वाइज बात करें तो इसमें दो रीजन आते हैं, साउथ बंगाल और ग्रेटर नोएडा। साउथ बंगाल में टोटल 107 सीटें हैं, जिनमें से 18 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 89 सीट पर टीएमसी का कब्जा है। ये देखिए, ये आंकड़ा आपके सामने है। और ग्रेटर कोलकाता की अगर बात करें तो ग्रेटर कोलकाता के अंतर्गत आने वाली 35 सीटों में से बीजेपी कहीं भी नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचते हैं, अब गंगा नदी में, आप हुबली नदी कहें या गंगा की बात करें, वहां पर वो नौका विहार करते हैं, तो कोशिश यही है
कि ग्रेटर कोलकाता के लोगों के साथ वो अपना जुड़ाव स्थापित कर सकें। एक जो ये सीट देख रहे हैं वो भी अन्य के खाते में जाती है, यानी कि ये दोनों रीजन ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हैं। इसमें अगर आप नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की अगर बात करें, नादिया की बात करें, यहाँ पर बीजेपी मानकर चल रही है जहाँ पर मतुआ समाज ज्यादा है वहां पर बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है। अब एक और आंकड़ा, सेकेंड फेज में मुस्लिम बहुल सीटों की बात करती हूँ, जहाँ टीएमसी हर बार अच्छा गेन करती है। 50 से 70% मुस्लिम आबादी वाली 11 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 10 सीट तो सीधे सीधे टीएमसी के पास जाती दिखाई देती है, अन्य के खाते में एक सीट है, जबकि बीजेपी का यहाँ पर खाता तक नहीं खुला। 40 से 50% जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर भी आप देखें 11 में से 11 सीटें जो हैं वो टीएमसी के पास है। 30 से 40% जिन 23 सीटों पर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर 23 की 23 सीट किसके पास है? टीएमसी के पास। यहाँ तक कि जहाँ पर मात्र 10 से 20% मुस्लिम आबादी है, यानी कि जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी है उन 27 सीटों में से भी 23 सीटें बीजेपी आप देखिए मात्र 4 पर सिमट गई। 23 सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी के पास जाती हैं। मैं इसी एक बिंदु पर रजत जी आपका रिएक्शन चाहती हूँ। ये जो आंकड़ा अभी हमने आपके सामने रखा, पहला चरण निकल गया, अगर ये वेव वाला चुनाव है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तब तो इस वेव वाले चुनाव में यहाँ पर भी कुछ गणित बदल सकता है, वरना ये लड़ाई तो शुरू ही वहां से हो रही है जहां पर टीएमसी का अपर हैंड है। रजत जी। जी नमस्कार। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उदय की बात करेंगी तो कई सारे प्रदेशों में जहां भाजपा नहीं थी वहां से शुरुआत उसकी अर्बन सेंटर से हुई। जो अर्बनाइज बड़े शहर हैं वहां से उन्होंने पेनिट्रेशन शुरू किया और धीरे धीरे जाके रूरल में अपनी पैंठ बैठाई। यहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उदय बड़ा ही विपरीत तरीके से हुआ है। उन्होंने पहले एंटी इनकम्बेंसी गांव-गांव में जाके बनाई और शहर का जो क्षेत्र है, जो ग्रेटर कोलकाता का क्षेत्र आप बोल रही हैं, वो भाजपा से अभी तक अछूता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि अर्बन सेंटिमेंट जो डिफाइन करता है ये भद्रलोक को, जो कोर बंगालीनेस को डिफाइन करता है, उस पे पेनिट्रेशन कैसे करना है, इसके ऊपर विशेष रूप से जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, जिस तरह से सिंबॉलिकली प्रधानमंत्री जी ने नौका विहार भी की हावड़ा में, तो पूरा ये जो अर्बन बेस है पूरे स्टेट का, वहां पे अपील करने की कोशिश है। यहाँ पे ही आपको यूथ मिलेंगे, आपको जो युवा नौकरियां ढूंढ रहे हैं वो लोग मिलेंगे, अर्बन लोग मिलेंगे आपको, जो डिफाइन करते हैं कि बंगाली होने का मतलब क्या है। ऐसे लोग जो कि आरजी कर में ह्यूमन चेन बना बना के जो कि खड़े हुए थे, जिन्होंने आंसू रोए थे, जो जिस तरह का हत्याकांड हुआ था आरजी कर केस में, ये पूरा अर्बन बेल्ट था जो कि मैसिवली मोबिलाइज हुआ था ममता बनर्जी के विरोध में। तो मुझे ऐसा लगता है ये जीरो वाला आंकड़ा तो इस बार नहीं रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें इनरोड्स बनाती है सिग्निफिकेंट, तो ये आप मान के चलिए, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है, इतना सब हो जाने के बावजूद, तब आप मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी वही 100-110 के ओवरऑल आंकड़े पे रुक जाएगी। 100-110 के ओवरऑल आंकड़े पर रुक जाएगी अगर ये सारे बिंदु काम नहीं करते हैं। समीर जी, आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि मैं जो 142 सीटों में फेज 2 का भी एक आंकड़ा निकाल कर बैठी हूँ, 34 सीटें तो ऐसी है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच का 2021 का नतीजा ये कहता है कि मार्जिन ही 60,000 से ज्यादा का है। अब ये जो 60% का जो मार्जिन है, इसे बीजेपी कैसे पाट पाएगी? देखिए मीनाक्षी, मैं आपके साथ कई बार कहानी कुर्सी में और तमाम प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा होती है, मैं इस बात का लगातार जिक्र कर रहा हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और कल जिस तरीके से 152 सीटों पर जिस तरीके से मतदान हुआ है, यह साफ बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि एसआईआर प्रक्रिया हुई है तो जो अवैध वो अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज पत्रकार वार्ता ली और उन्होंने बताया कि पहले फेज में हम 110 सीटें जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। पिछली बार 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज में जीती थी, मतलब 2/3 सीटें 2021 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, मुझे लग रहा है उसका असर दिखने वाला है। और सेकंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 5 साल जमीनी स्तर पर जो राष्ट्रीय सहयोग संघ ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से काम किया है, सुनील बंसल ने और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जिस तरह के जमीनी स्तर पर काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरा दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 150 सीटें जा रही है
अमित शाह जी की जो आज पीसी थी, प्रधानमंत्री मोदी का जो आज जिस तरीके से बयान आया है, 2 रैलियां हुई है, भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्फिडेंस बता रहा है कि यह जो वेव है यह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है। और बंगाल का भद्र लोग भी इस बार जो ग्रेटर कैलाश में जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार बेहतर वोट मिलेगा। साउथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कई जिलों में ममता बनर्जी का खाता नहीं खुलेगा, मुझे लग रहा है भले ही ममता बनर्जी का खाता खुला रहे, ठीक सर, भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं। नहीं सर, आप तो 150 पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सट्टा बाजार पे मैं इसलिए नजर रखती हूँ क्योंकि फलौदी का जो सट्टा बाजार है उसका 95% जो है वो नतीजा सही गया है। अभी 2 हफ्ते पहले तक वो नतीजा बता रहा था, जो सट्टा बाजार इंगित कर रहा था वो बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार दिखा रहा था। लेकिन पहले चरण के मतदान होने के बाद ये तस्वीर उसने पलट दी। वो कह रहा है कि 170 सीटें बीजेपी ला सकती है और टीएमसी 120 सीटों पर सिमट सकती है। तो ये एक परिवर्तन मुझे अभी तक यहाँ दिखाई दे रहा है। अमिताभ जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ सीटें ऐसी हैं मैं जिस पर बात करना चाहती हूँ। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले देवेंद्र, वो सीटें ऐसी जो 18 सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी इन सेकेंड फेज में बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्होंने 18 सीटें जीती थी। उनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मथुआ समाज डोमिनेट करता है, 11 सीटें दलित बहुल सीटें दिखाई दे रही है, उसमें भी हुगली, नादिया और नॉर्थ 24 परगना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां पर बीजेपी को होप ज्यादा है। लेकिन अब अगर 170 तक जाना है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर पूरे साउथ बंगाल या ग्रेटर कोलकाता की हम बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर करना होगा। स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी की? मीनाक्षी, 2 चीज़। पहली बात तो ये कि एक जो सवाल किसी पैनलिस्ट ने उठाया था कि ये डिस्कशन में इसको खबर नहीं बनाना चाहिए। खबर इसलिए बनाना चाहिए कि देश के गृह मंत्री अगर आके कोई आंकड़ा दे रहे हों और कोई भी राजनीतिक दल जो कि चुनाव में लगे हुए हैं वो आंकड़ा दे रहे हो तो आप उनके हिसाब से उस पर बात करते हैं कि इनका ऐसा सोचना है, और वो जरूरी नहीं है कि वो सही नतीजे में कन्वर्ट हो। उसी प्रकार से जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में गलत हुआ तो उसके पहले देखें तो 2019 में सही भी हुआ, 2014 में सही भी हुआ। राज्यों में भी आप उठा के देखें तो सक्सेस रेट उसमें बहुत ज्यादा नजर आएगी जब ज्यादातर केस में सही रहता है, उस लिहाज से वो खबर बनती है। दूसरी चीज कि जब अलग अलग दल अगर बाइपोलर इलेक्शन हो रहा हो तो खास तौर पे दोनों दलों के कॉन्फिडेंस को देखें तो आपको एक सेंस मिलना शुरू हो जाता है कि किनके कॉन्फिडेंस लो हैं, किनके कॉन्फिडेंस हाई हैं, कौन ज्यादा दबाव में महसूस कर रहा है, कौन ज्यादा उत्साह में नजर आ रहा है। अब बात आ गई सेकंड फेज की, तो निश्चित तौर पर मिला कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सेकंड फेज बीजेपी के लिए टफ इलेक्शन होगा पहले फेज की तुलना में। उसमें भी खास तौर पे बीजेपी के लोग ये मान रहे हैं कि जो साउथ 24 परगना है और इस तरह के जो इलाके हैं वहां पर उनको दिक्कत होगी और इसलिए और ज्यादा ताकत झोंकी जा रही है बीजेपी के द्वारा। लेकिन एक चीज मीनाक्षी और ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी वेव, किसी बदलाव, किसी परिवर्तन या फिर प्रो इनकम्बेंसी किसी भी प्रकार के लहर का जब इलेक्शन होता है ना तो फिर इसमें तमाम अर्थमेटिक और आपके पिछले रेफरेंस पॉइंट बदल जाते हैं। बीजेपी जब 3 से 77 पहुंची थी तो उसमें तो तमाम विधानसभा ऐसी थी ना जहां बीजेपी हजारों हजार से हारते रही थी लेकिन वहां तक पहुंची। तो उस आंकड़े के हिसाब से अगर आप पिछली बार का रेफरेंस पॉइंट उठाकर देखेंगी तो वो बात बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगी। अगर बदलाव की बात जो कही जा रही है सही है तो, और ग्राउंड पे ज्यादातर आप देखें तो पहले फेज के बाद ज्यादातर लोग इस बात को मान रहे हैं कि बदलाव वाली चर्चा ज्यादा है। सेकंड फेज में क्या होगा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, वो वोटिंग तक तो निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा। एक चीज जरूर है मीनाक्षी कि पहले फेज में ये साबित कर दिया कि इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अगर हिंसा की जो घटनाएं हुई वो बहुत मामूली हुई और एक भी जान नहीं जाना, अपने आप में बंगाल के लिए बहुत सराहनीय बात थी। ये इस बात से तो मैं 100% एग्री करती हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट को देखा, कोई हिंसा की घटना ना होना, खून खराबा ना होना, छिटपुट पथराव की घटना के अलावा अगर आप देखें तो बहुत शानदार तरीके से और लोग भय मुक्त होकर अपने घर से निकल पाए, वोट प्रतिशत बढ़ा तो इसी वजह से बढ़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शानदार मैनेजमेंट किया। मैं एक ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा और आपके सामने रख देती हूँ और बात करती हूँ सेकेंड फेज में हिंदू बहुल सीटों की। तो जरा बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आ जाएं। 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाली ऐसी 33 सीटें हैं जिनमें से 10 सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अब 33 सीटों की जिनमें मैं बात कर रही हूं उनमें से वो सीटें ऐसी हैं जहां पर मथुआ समाज की भी भूमिका बहुत बड़ी है। तो ये पूरा आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 90% से ज्यादा जहां पर हिंदू आबादी है उसके अंतर्गत आने वाली 33 विधानसभा सीटों में से 23 पर टीएमसी और 10 पर बीजेपी ने
जीत हासिल की। 80 से 90% जहां पर हिंदू आबादी मेजॉरिटी में है, वहां पर आने वाली 27 विधानसभा सीटों में से 23 पर टीएमसी और 4 पर बीजेपी जीती। 60 से 80% जहां पर हिंदू आबादी है, वहां पर आने वाली 65 सीटों में से 61 सीटें, मैं फिर दोहरा रही हूं, 65 सीटों में से 61 सीटें ऐसी है जहां पर टीएमसी ने जीत हासिल की। मात्र 4 सीटें बीजेपी सिक्योर कर पाई। और वहीं जहां पर 30 से 50% हिंदू आबादी है, तो मानकर आप चलें कि बहुसंख्यक वहां की मुस्लिम आबादी है, तो वहां पर टीएमसी ने 10 सीटें सिक्योर की, बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं। तो ये हिंदू आबादी जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस सेकंड फेज की इन सीटों पर भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सेकंड फेज में मतुआ समुदाय का वोटर ये निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसी करीब 30 सीटें हैं जहां पर मतुआ समाज निर्णायक वोट बैंक है। अब 2021 में 30 में से बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी और टीएमसी ने 17 सीटें जीती थी। नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना की अगर हम बात करें, ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मतुआ समाज के वोट का एक बड़ा इफेक्ट दिखाई देता है। एक बयान पर मैं राशि जी आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जब महुआ मोइत्रा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स को ये कहती हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में सरकारी योजनाओं को हमने पहुंचाया तो उसका फायदा मिला, एक मुश्त वहां से वोट हमें मिला, और फिर मतुआ समाज को अगर इंगित करके वो कहती हैं कि इन लोगों के लिए हम काम तो करते हैं पर वोट नहीं मिलता, तो क्या ये ट्रेंड ठीक है? मतुआ समाज अगर बीजेपी के साथ जुड़ता है तो क्या उसे डराना धमकाना सही है? नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा आपने चिन्हित किया, और ये बहुत ही गलत है, अनुचित है, और उस पर इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये मीनाक्षी, ये एक तरीके की वबा है, ये फैलती है, सब जगह होती है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि बहुत से एक राजनीतिक दल, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो यही चीज मुस्लिम समाज के बारे में कहते थे कि देखिए इनको राशन मिल रहा है, इनको सुख सुविधाएं मिल रही है और ये हमें वोट नहीं देते। तो ये हमें यहाँ समझना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, और संविधान के नजर में सब लोग जो है वो बराबर है। कोई आपको वोट दे, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे रहा उसके लिए भी ये नहीं है कि वो कोई अपराधी हो गया कि आप उसको कहें कि आपने वोट नहीं दिया तो आपको हम तंग करेंगे या परेशान करेंगे, या वो जो सरकार की तरफ से जो राशन या जो स्कीम मिलती है, सरकारी सुविधाएं मिलती है, वो नहीं मिलेगी। तो इस चीज को लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपना लोकतांत्रिक जो अपना रशीद जी, मैं जब तक आपसे सवाल पूछ रही थी, हमारी सहयोगी है विजय लक्ष्मी, वो कांग्रेस बीट कवर करती हैं, उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए एक बार फिर से विपक्ष ने राज्यसभा में सबमिट किया है और उन्हें हटाने के लिए रिजोल्यूशन के लिए नोटिस दिया गया है। अब अभी हम तारीफ कर रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कितना शानदार काम किया, भय मुक्त इस तरह से चुनाव हो पाया। समीर जी, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए 73 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, टीएमसी नेता सागरिका घोष ने ये नोटिस सबमिट कराया। रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, अब देखिए यहाँ हम तारीफ करें कि इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट कितना शानदार रहा, और वहां पर एक नोटिस और दे दिया गया। देखिए हिंदी में कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं बच रहा है। बंगाल में राहुल गांधी आते हैं और यही ममता बनर्जी, जहां दिल्ली में बैठ के ये लोग साथ में अलायंस बनाते हैं, यहाँ आके बोलते हैं कि ममता बनर्जी ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, उनकी रैली ही नहीं होने दी। तो ये इस सर पैर नहीं है इस पूरी पार्टी का भी, और ये जिस स्टेट में जा चुकी है उस स्टेट में से निकलने का नाम नहीं ले रही है। जो इश्यूज आज की डेट में आप किसी तरह से क्रेडिबिलिटी पे इसलिए क्वेश्चन नहीं उठा सकते क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। क्लियरली इसका मतलब ये स्टैब्लिश होता है कि इसके पहले फेक वोटर्स थे जो कि वोट नहीं कर सकते थे, और दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि उसमें कि एक फियर बेसिस है और लोग आके बड़ी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप तो गणित में है ही नहीं, आप टेंजेंट पे चल रहे हैं। दुनिया उधर देख रही है, आप उधर देख रहे हैं, तो आप देखते रहिए, किसको फर्क पड़ता है। देखिए मैं मूल बात पे आना चाहता हूं। जो बंगाल की जनता है वो एक निर्णायक भूमिका में है, और उस जनता का सम्मान करते हुए ऐसे फ्रिवलस इश्यूज को हमें उठाना भी नहीं चाहिए। वो करते रहे ये सब। जयराम रमेश कभी चुनाव लड़े हैं? ये लोग यही सब राजनीति करते हैं जो 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर की दिल्ली के केंद्र की राजनीति, उसके बियॉन्ड ये लोग ग्रो ही नहीं कर पाए। इसीलिए मैं वापस आता हूं, जो हम बात कर रहे हैं कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता की, मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन के लिए तैयार है। उसके कई सारे कारण हैं। वहां पे कई सारे सरकारी एम्प्लॉइज हैं, वो उनके डीए
उनके डीएस केंद्रीय स्तरों से कई गुना नीचे हैं। 2009 से एरियर नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं वहां के सरकारी एम्प्लॉयज और बोल रहे हैं आप हमको डीए के एरियर्स दीजिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। एसएससी के स्कैंडल्स हो रहे हैं। टीईटी में टीचरों की जो भर्ती है 25,000 अवैध घोषित कर दी गई। टीईटी के प्रोसेस में इतनी समस्या है कि जिसका कोई हल नहीं है। तो ये जो जो मिडिल क्लास बंगाली वोटर जो है, जिसको भद्र लोग मानुष बोलते हैं, ये बेस जो था जो एक बड़ी खबर आ गई है। आम आदमी पार्टी के एक और सांसद बागी हो गए हैं। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अशोक मित्तल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। लग रहा है आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगने जा रहा है। आम आदमी पार्टी में एक और बगावत। और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं, आपसे संवाद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए? ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया। ये सारी बातों को सुनकर, इन सारी चीजों को देखकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए। और इन 10 सालों में ईश्वर साक्षी है, मैंने खूब मेहनत की है। न दिन देखा, न रात देखी, घर परिवार सब त्याग के, छोड़ के सब कुछ झोंक दिया। अपने लिए नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया। बहुत सारे तो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे या फोटो में ही देखे होंगे। मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। क्यों? पार्टी को आगे रखा, अरविंद केजरीवाल जी को आगे रखा। और इतने लाखों वॉलंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से देश में, सच्ची श्रद्धा से देश में बदलाव के लिए काम कर रहे थे, उनको आगे रखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के लिए काम करना है। और मेरी ईमानदारी का, मेरी निष्ठा का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर देने तैयार होगा, खुद लीडरशिप देने तैयार होगी और पार्टी ही देगी। दोस्तों, मैंने अपने जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए, वो सारे निर्णय पार्टी को सर्वोपरि रखकर लिए। किसी भी व्यक्ति को भाई, भतीजा, जान पहचान, बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आती है, लालच आते हैं, प्रलोभन आते हैं। ईश्वर साक्षी है, मैं एक तपस्या के जैसे राजनीति किया हूं। मुझे मालूम है कि ये आज के समय में ये करना बहुत कठिन है। मुझे हर बार लोग कहते थे कि आप तो डूब जाओगे, आप चलोगे कैसे? अपने लोग बनाओ, अपनी टीम बनाओ, अपने आप को आगे करो। मैंने बोला यार, पार्टी है ना, पार्टी को आगे करो। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, इसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, राजनीति छोड़ देना। और तीसरा, किसी अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की सेवा कंटिन्यू करना। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे, उससे ये लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। उसके कई कारण हैं, उसको मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा।
दूसरा जो ऑप्शन था कि राजनीति छोड़ दो। फिर मैंने सीखा कि न दैन्यम न पलायनम। अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, तो संघर्ष करते रहो। फिर मैंने ये सोचा, और बहुत समय तक तो मैं राजनीति छोड़ने के निर्णय पर ही अडिग रहा। लगभग 6 महीने 7 महीने से मैं इस पर विचार करता रहा कि जैसे तैसे करके मैं इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब निर्णय लेने पड़ते हैं तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये परिस्थिति है। मैं जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल अगर आपके हैं, एक एक करके एक मिनट के आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुन इनके, हाँ वही आज सेम सवाल, वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं। वही मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे, फिर बात करें। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों, लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। तो आपने सुना राघव चड्ढा और संदीप पाठक। राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने यह ऐलान किया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और राघव चड्ढा ने कहा कि आई वाज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था, इसलिए मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का दावा है कि 10 में से 7 सांसद तो हमारे साथ हैं। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और ऐसे इशारे लगातार दिखाई भी दे रहे थे।